गेहूं की फसल में हमारे अधिकतर किसान डीएपी, एनपीके, यूरिया, जिंक इन तत्वों का प्रयोग सही समय पर सही मात्रा में नहीं करते और कौन से खाद में कौन सा मिलाना चाहिए, कौन सा नहीं मिलाना चाहिए, अर्थात कौन सा मिलाकर आपस में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये हमारे अधिकतर किसान नहीं जानते। यही कारण होता है कि जो हमारे खाद होते हैं उनका जो पूरा असर है हमारी फसल को नहीं मिलता है और वो ज़मीन में पौधों को मिलने की जगह ज़मीन में फिक्स हो जाते हैं और हमारे पौधे उन्हें यूज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उसकी जो पैदावार है वो कम मिलती है। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि हमें कौन कौन से खाद किस समय प्रयोग करने चाहिए, कितनी मात्रा में प्रयोग करने चाहिए, कौन से आपस में मिलाकर प्रयोग करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। क्योंकि यही कारण होता है कि हमारे जो फसल है जानदार तभी होती है जब सही तत्वों को सही प्रकार से प्रयोग किया जाए और हमारा जो समुचित प्रयोग है वो होना चाहिए। अर्थात जो हमारे गेहूं की फसल में जो खाद हैं उनका प्रयोग संतुलित मात्रा में होना चाहिए और सही समय पर और सही मात्रा में होना चाहिए, तभी हमारी फसल को ये चीज़ें मिलती हैं और पूरा फायदा मिलता है, पूरी पैदावार मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो तत्व हैं ये क्या क्या काम करते हैं, इनके अंदर क्या होता है। तो जो डीएपी होती है उसमें होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन इसके अंदर 18% होती है, फास्फोरस 46% होती है और जो एनपीके होती है विशेषकर जो 12-32-16 हमारे अधिकतर किसान प्रयोग करते हैं उसमें 12% नाइट्रोजन होती है, 32% इसमें फास्फोरस होता है और 16% इसमें जो पोटास तत्व होता है वो होता है, अर्थात पोटेशियम। और जो हमारा जिंक होता है उसमें सभी जानते हैं कि जो जिंक है वो मुख्य रूप से 2 तरह की आती है। जो जिंक होती है जो 21% होती है उसमें 21% जिंक होती है और जो 33% जो मोनोहाइड्रेट जिंक होती है उसमें 33% जिंक होती है। और आजकल तो कई तरह की जिंक प्रयोग में आने लगी हैं, कुछ स्प्रे के लिए भी बनाई गई हैं। तो इनका जो प्रयोग है हमें किस प्रकार करना चाहिए इस बारे में अब जानना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा जो सबसे ज़्यादा जो तत्व प्रयोग हमारे किसान भाई करते हैं और करना भी चाहिए वो होता है फास्फोरस, जो डीएपी से ज़्यादा प्राप्त करते हैं और इसकी जो कार्य क्षमता होती है बहुत ज़्यादातर होती है जड़ों का विकास करने में। तो दोस्तों जब जड़ों का जितना विकास होगा उतने पौधे हमारे पोषक तत्व जमीन से ले पाएंगे, क्योंकि कुछ जो तत्व होते हैं वो गतिशील नहीं होते हैं, जहाँ डालो वहीं पड़े रहते हैं। जब तक उन तक हमारी पौधों की जड़ें हैं नहीं पहुँचती हैं तो वो प्रयोग में नहीं आ पाते हैं। इसी कारण जितनी हमारी जड़ों का विकास हो जाएगा उतने ही हमारे जो पोषक तत्व हमारे पौधों को मिलेंगे और हमारी फसल लहराएगी और उससे जो पैदावार ज़्यादा मिलेगी। इसी प्रकार जो नाइट्रोजन है उससे हमारे जो पौधे हैं हरे भरे रहते हैं, उनकी जो गतिशीलता है वो बढ़ती है, उनकी लंबाई बढ़ती है और पौधों का जो हरा भरा होकर जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो बढ़ती है। इसी प्रकार बात करें जिंक की, तो जिंक तत्व की पूर्ति जिंक से होती है और पौधे हरे भरे रहते हैं, उनमें पीलापन भी नहीं आता है। जिंक की कमी से पीलापन आ जाता है और हमारे जो कल्ले हैं वो भी कम निकलते हैं यदि जिंक तत्व की कमी होती है तब। और जिंक तत्व की कमी दूर करने से ही हमारे जो कल्ले हैं वो ज़्यादा निकलते हैं। और इसके बाद जो तत्व होता है हमारा जो होता है पोटेशियम, पोटास। तो पोटास एक ऐसा तत्व है जिसकी जो पूरी करने से जो हमारी क्षमता होती है पौधों की वो बढ़ती है और जो पौधों की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ती है, अर्थात जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। और हम पोटास तत्व की पूर्ति करते हैं तो ये जो पौधों से को जो रोगों से झेलने की क्षमता बढ़ती है और हमारे पौधों में रोग नहीं आ पाते हैं, हमारी फसल निरोग रहती है और ज़्यादा पैदावार मिलती है, दाने मोटे मोटे और चमकदार बनते हैं। और दोस्तों ये जो पोटास है
इसका जो काम है, एक मेन कार्य और है, वो है ट्रांसपोर्ट का, अर्थात एक तत्व को दूसरी जगह पहुंचाना। जैसे हमारे जो पौधे हैं उनमें जो भोजन बनता है, जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उसके द्वारा जो भोजन बनता है, तो जो वो भोजन जो पत्तियों में होता है उसे दानों तक, बालियों तक, फलियों तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो करता है पोटास। इसी कारण ये जो पोटास है इसका जो काफ़ी हमारा जो ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी कमी से जो हमारे जो दाने हैं वो सिकुड़ सिकुड़ नज़र आते हैं, छोटे दाने पड़ते हैं और वजन भी कम मिलता है। यदि हम पोटास की जो मात्रा है सही मात्रा में प्रयोग करें तो हमारा जो पौधा है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, और उससे जो स्वस्थ रहने से उसमें जो फोटोसिंथेसिस क्रिया भी अच्छी होती है, जिसके कारण उसकी पैदावार बढ़ती है। अब दोस्तों ये जो अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा जो खाद होते हैं, जैसे कौन सा खाद नहीं मिलाना चाहिए, तो इनमें जो मुख्य खाद है वो है आपका जिंक सल्फेट, चाहे 21% हो, जिंक सल्फेट चाहे आपका 33% हो। इनमें हमें जो डीएपी है या एनपीके है, इनमें मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम इन दोनों को मिलाकर प्रयोग करते हैं तो दोनों को रिजल्ट शून्य जैसे हो जाते हैं, और वो जो खाद हैं ज़मीन में फिक्स हो जाते हैं और हमारे पौधे उन्हें नहीं ले पाते हैं, जबकि हमारा जो खर्चा है पूरा हो गया होता है और उसका जो फ़ायदा है हमें नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो इसलिए जो मात्रा है इसे भी हमें जान लेना चाहिए। यदि हम गेहूँ की बुवाई कर रहे हैं तो उसमें यदि हम इसमें जो डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें हमें 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी लेनी चाहिए, और यदि हम एनपीके 12-32-16 का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें जो हम प्रयोग करें 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों इसमें यदि हम यूरिया की मात्रा बुआई के समय डीएपी और 12-32-16 जौन सा भी आप यूज कर रहे हैं, इसमें यदि आप 20 किलोग्राम यूरिया मिला देते हैं तो उससे हमारी जो फसल है, जो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो ज़्यादा मिलती है, क्योंकि शुरू से ही हमारे पौधे नाइट्रोजन के जब मिलने के संपर्क में आते हैं तो उससे जो हमारे पौधे ज़्यादा विकास शुरू से ही करने लगते हैं, और जब शुरू से ही विकास करेंगे तभी उनमें ज़्यादा कल ले आएंगे, और ज़्यादा कल्लों का मतलब होता है ज़्यादा बालियाँ, ज़्यादा दाने, कुल मिलाकर ज़्यादा पैदावार। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, और हम चलते चलते ये आपसे अवश्य अनुरोध करेंगे कि आपको मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए, और मिट्टी के जांच के उपरांत ही जो संस्तुति आए उसके अनुसार ही खादों का प्रयोग करना चाहिए। यदि नहीं कराते हैं समय पर तो जो हमने मात्रा आपको बताई है उसका प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और अपने जो किसान दोस्त हैं आपके उनमें शेयर अवश्य कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।